फ्रॉयड का कला और सौंदर्य संबंधी विचार। फ्रॉयड ने कला और स्वप्न को एक समान माना है। फ्रॉयड का मानना है कि स्वप्न में और दिवा स्वप्न में, जो डे ड्रीमिंग अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, इनमें भी हम या हमारा अचेतन मन अपनी इच्छाओं की, अपनी प्राकृतिक प्रेरणाओं की तृप्ति का मार्ग खोजता है। स्वप्न में या दिवा स्वप्न में हम अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। यद्यपि इन चीज़ों को, इस अतृप्ति को के विषय में हम किसी और को बताते नहीं हैं, छिपाते हैं और एकांत में एकदम से इन चीज़ों की तृप्ति करते हैं। तो कला में भी फ्रॉयड ने ये माना है कि कला में भी हम अपनी अचेतन की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन कला और स्वप्न में अंतर केवल इतना है कि हम कलाकृति को दूसरों से शेयर कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। उसमें हमारे मन की, कलाकार के मन की या दर्शकों के मन की अतृप्त इच्छाओं की इस रूप में पूर्ति होती है कि उस पूर्ति पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। उस पूर्ति के उस ढंग पर, उस तरीके पर सामाजिक मान्यता की मोहर होती है। सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक नियमों के अनुकूल ही कलाकार और दर्शक किसी कलाकृति के माध्यम से अपनी इच्छाओं की तृप्ति करते हैं। इसी कारण फ्रॉयड ने इसे, अपने कला सिद्धांत को, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत नाम दिया है, जिसे अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ विश फुलफिलमेंट कहा जाता है। फ्रॉयड का सिद्धांत दो दृष्टियों से कला पर प्रकाश डालता है। एक दृष्टि तो है जो कलाकार की दृष्टि से इसका विश्लेषण करता है, यह सिद्धांत, और दूसरा दर्शकों की दृष्टि से कलाकृति का विश्लेषण यह सिद्धांत करता है। तो प्रथम जो तरीका है, प्रथम सिस्टम है, प्रथम दृष्टिकोण है, वो कलाकार की ओर से यह सिद्धांत कला का अध्ययन करता है। यह किसी कलाकृति रचते समय कला सृजन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे रूपाकार और अन्य तत्व स्वतः रच जाते हैं जिनका कारण कलाकार के चेतन मन में नहीं होता। अर्थात कलाकृति रचते समय कलाकार कुछ ऐसे चीज़ें भी कलाकृति में शामिल कर लेता है, कुछ ऐसे रंग, कुछ ऐसे रेखाएं, कुछ रूपाकार, इस तरह से जिसके बारे में उसने पहले से नहीं सोचा होता है, वो तुरंत के तुरंत करते समय ही वो कर जाता है। और बाद में जब सोचने पर उसे ये समझ नहीं आता कि ये उसने कैसे रच दिया, ये कलर या रंग इसने यहाँ क्यों लगा दिया। तो उसका कारण उसके चेतन स्तर में, चेतन मन को नहीं पता होता है, लेकिन उसका कारण अवश्य ही उसके अचेतन मन में रहता है। तो इस स्वतः रच जाने की प्रेरणा कलाकार के अचेतन मन में होती है। कला में हमारी नग्न इच्छाओं और अतृप्त वासनाओं का रूपांतरण होता है। इसका अर्थ है कि अचेतन मन नग्न और निर्द्वंद रूप से
अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति चेतन मन से कराना चाहता है, लेकिन वो इच्छाएं जो अचेतन मन की हैं वो उन्हें समाज मान्यता नहीं दे सकता। बहुत सारी इच्छाएं उसकी ऐसी होती हैं अचेतन मन की, वो अनैतिक कही जाती हैं, तो उनको ज्यों का त्यों कलाओं में नहीं उतारा जा सकता। इसलिए उन्हें किसी बहाने से उसे सामाजिक और नैतिक नियमों के आधार पर उनका रूप बदल करके ही उन इच्छाओं को कलाकृतियों में चित्रित किया जाता है, अंकित किया जाता है। कला को कोई विश्लेषण की दूसरी दृष्टि कला रसिक की दृष्टि से है, जो ये सिद्धांत विश्लेषित करता है। कलाकृति में हमारी अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति होती है। ये इच्छाओं की तृप्ति दर्शकों की भी होती है और कलाकृति रचते समय कलाकार की भी इच्छाओं की पूर्ति होती है। कलाकृति रचने के बाद कलाकार भी एक दर्शक ही होता है। जब वो अपनी रची हुई कलाकृति को देखता है तो वो भी एक दर्शक ही एक तरह से होता है और उसे दर्शकों के समान ही अपनी अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति उस कलाकृति से होती है। फ्रॉइड के अनुसार श्रेष्ठ कलाकृतियों में इड और अत्यहम दोनों की तृप्ति होती है, अर्थात हमारे अचेतन मन की जो शक्ति है इड, उसकी अतृप्त इच्छाओं की भी तृप्ति हो जाती है उस कलाकृति में और उन्हें अत्यहम की भी संतुष्टि हो जाती है, अर्थात उन इच्छाओं की इस रूप में तृप्ति कलाकार करता है, इस रूप में चित्रित करता है कलाकार कलाकृति में कि उन्हें सामाजिक और नैतिक नियमों के अनुकूल बना दिया जाता है, उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इड और अत्यहम दोनों की तृप्ति हो जाती है इससे, अर्थात हमारी अचेतन की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति अनजाने अथवा अस्पष्ट रूप में समाज द्वारा मान्य विधि से हो जाती है। फ्रॉइड कलाओं से प्राप्त होने वाले सुख, आनंद या तृप्ति को प्रायः व्यक्ति की काम प्रेरणाओं से जोड़ करके देखते हैं। फ्रॉइड के अनुसार अचेतन की अतृप्त वासनाएं एवं इच्छाएं नग्न रूप में ही चेतन मन के द्वारा तृप्ति पाने को आतुर रहती हैं। ये बात मैंने पहले भी बता दी है कि अचेतन मन की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, प्राकृतिक प्रेरणाएं हैं, वो ज्यों का त्यों चेतन मन से अपनी तृप्ति चाहते हैं, किंतु चेतन या अहम पर सामाजिक अहम का भी दबाव है। लेकिन चेतन मस्तिष्क जो ईगो है उस पर यह भी दबाव रहता है कि मैं अगर सीधे सीधे अचेतन मन की इच्छाओं की तृप्ति करूंगा तो वो समाज के नियमों के अनुकूल नहीं होगी, समाज उन्हें अनैतिक कहेगा और मुझे दोषी ठहराएगा और मुझे दंडित करेगा समाज। इसलिए वो किसी न किसी बहाने का सहारा लेता है और कलाओं में इन इच्छाओं का रूप परिवर्तित करके, रूप बदल करके इन अचेतन की इच्छाओं की तृप्ति वो करता है। अतः कलाओं में ये अतृप्त इच्छाएं सामाजिक मान्यता प्राप्त रूपों में प्रकट होकर कलाकार और दर्शक दोनों को तृप्ति देती हैं। अपनी नग्न आकांक्षाओं की तृप्ति हेतु कलाकार किसी युक्ति या बहाने का सहारा लेता है, रूप परिवर्तन करने के लिए या सामाजिक मानकों और नैतिक नियमों के अनुकूल, उनके अनुसार, उनके दायरे में उन नियमों के अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति चेतन मन करता है तो वो किसी युक्ति या बहाने का सहारा लेता है। उदाहरणार्थ, प्रेम और श्रृंगार संबंधी हमारे मन की, अचेतन मन की जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हेतु चेतन मन राधा कृष्ण के प्रेम या विश्वामित्र मेनका के प्रेम का सहारा लेता है और इससे
सामाजिक अहम को भी संतुष्टि मिल जाती है और अचेतन मन की ईड की जो इच्छाएं हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। फ्रॉइड के अनुसार कला में कुछ ऐसी तृप्ति मिलती है जो न तो बौद्धिक है और न ही ऐन्द्रिक। निश्चय ही इसका मूल अचेतन में है। पहले ये बात आ चुकी है कि कलाओं से जो हम दर्शक को तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो बौद्धिक और ऐन्द्रिक नहीं है, वो हमारे मन के अचेतन भाग से संबंधित है। अचेतन को तृप्त करती हैं कलाएं, जिसके अनुसार कलाकार अपनी प्रतिभा के द्वारा अचेतन के प्रतीकों को बाहर लाने में समर्थ होता है। यह भी कहा जा सकता है कि चेतन की इच्छाओं के द्वारा निर्मित प्रतीकों को ही वह कलात्मक रूप दे देता है। यदि दर्शकों में उनके प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य होती है तो ऐसे प्रतीक समझ से बाहर अथवा अप्रासंगिक नहीं रहते और दर्शकों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर उनकी आनंदानुभूति का कारण बनते हैं। अचेतन मन के जो प्रतीक हैं, अचेतन मन की जो इच्छाएं हैं, उनको प्रतीकों के रूप में, जैसे राधा कृष्ण प्रेम के रूप में, मेनका और विश्वामित्र के प्रसंग के रूप में, ये प्रतीक हैं। अचेतन मन में इनका रूप अलग है, लेकिन कलाओं में इनका रूप बदल दिया गया है। इच्छाएं वही है, मूल स्वरूप वही है, केवल रूप बदल दिया गया है। इसलिए ये अचेतन मन के प्रतीक होते हैं और ये क्यों रचे गए हैं, क्यों ऐसी इनका बहाना लिया गया है, इसका जानकारी अगर दर्शकों को मिल जाती है तो ये प्रतीक दर्शकों को समझ में आ जाते हैं और समझ से बाहर और अप्रासंगिक नहीं रहते और इनसे दर्शकों को आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति होती है।